और इसी के साथ ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसे कि हमने जिक्र किया, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे बालों के हवाले से। हम सबको पता है शख्सियत में एक अहम किरदार जो है वो बाल अदा करते हैं, लेकिन अब कहा जाता है कि पहले एक स्पेसिफिक एज होती थी कि बाल जो है कम होना शुरू हो जाते थे या ग्रे हो जाते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं है। आप देखते होंगे बहुत सारी छोटी उम्र में, इवन टीन एजेस में भी बच्चों के बाल खत्म हो जाते हैं, गंजपन का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद हम घर में ही डिफरेंट टोटके जो हैं वो आजमाते रहते हैं। बहुत रेयर होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया फर्स्टली प्रोग्राम में आने के लिए। सेकेंडली सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बालचर बेसिकली है क्या? गंजपन और बालचर एक ही चीज़ है? अच्छा, गंजपन जो है वो और जो बालचर है ये स्लाइटली डिफरेंट चीज़ें हैं। जो बालचर है जिसको एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है, ये एक्चुअली जो पैच की सूरत में आता है, यानी कि वो पैच सर्कुलर भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, उसकी सूरत में आता है। इसी वजह से इसको पैची हेयर लॉस कहते हैं। और एलोपेशिया एरियाटा जो है इसमें जो है आपका ऑटो इम्यून जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है कि आपका अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो आपके अपने हेयर फॉलिकल्स को किल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हेयर जो है वो थिन होते होते झड़ जाता है। हेयर जो फॉलिकल है उसके अराउंड इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है और वो गिर जाता है। इसको हम कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा, जो कि एक ऑटो इम्यून प्रोसेस है। सही है। और जो गंजपन है, वो गंजपन की कई टाइप्स हैं। उसमें जो नॉर्मली हम लोग जिसको गंजपन कहते हैं, उसमें वो है जो कि जेनेटिकली आप लोगों के और हमारे अंदर आता है। उसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में जो फॉलिकल का साइज़ होता है, जो हेयर की जो रूट होती है, उसका साइज़ जो होता है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो थिन होता है और एट द एंड वो हमेशा के लिए गिर जाता है। जबकि एलोपेशिया एरियाटा में हमेशा के लिए गिरता नहीं है, उसके स्टेम सेल्स पड़े होते हैं। तो वो अगर ऑटो इम्यून जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर दिया जाए तो एलोपेशिया एरियाटा में वो पैच पूरे का पूरा दोबारा ग्रो कर जाता है। और जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है उसमें वो दोबारा रीग्रो नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा के लिए उसका हेयर फॉलिकल और उसके स्टेम सेल्स क्लियर स्किन नजर क्लियर स्किन नज़र आ जाती है। तो बाज़ औक़ात जब सारी स्कैल्प इन्वॉल्व होती है तो दोनों में जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए फिर डिफरेंट टेस्ट की मदद से उन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो इन दोनों का एक पैटर्न है, इन दोनों का एक जो है वो डिज़ीज़ कोर्स है, उसकी बेसिस पे हम इजीली इन दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके जो इब्तदाई सिम्टम्स हैं वो क्या होती है जिससे हमें पता चल जाए और हम इसको जल्दी से कैटर कर सकें? एलोपेशिया एरियाटा का सिंपल सा जो सिम्टम है वो ये होता है कि हेयर लॉस का एक पैच मिल रहा होता है, जो कि सिक्के की तरह का होता है, गोल होता है या अंडे की तरह का ओवल होता है। और वो वहाँ से बंदा हमारे पास स्ट्रेसफुल कंडीशन में आता है कि मेरा ये जो है हेयर वाला हिस्सा ये उड़ गया है और ये वापस रीग्रो नहीं कर रहा। तो उसके अलावा और इसमें कोई सिम्टम नहीं होता, सिर्फ यही है कि हेयर लॉस होगा। ठीक है। अगर वो हेयर लॉस एक पैच की सूरत में है उसको हम एलोपेशिया एरियाटा कह देते हैं। अगर वो इन्वॉल्व कर ले सारी स्कैल्प को कि वो पैचेस बन गए हैं सारी स्कैल्प पे, तो उसको एलोपेशिया टोटैलिस कह देते हैं। अगर वो बॉडी पे भी आना शुरू हो जाए तो उसको यूनिवर्सैलिस कह देते हैं। अच्छा, ये बॉडी पे भी आना स्टार्ट हो जाता है? पूरी बॉडी पे भी आ जाता है, चूँकि ऑटो इम्यून प्रोसेस है ना। ऑटो इम्यून जैसे आपकी बॉडी उसको रोकती है जहाँ तक, तो वो वहीं पे कंस्ट्रेन हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है। अगर आपकी बॉडी में इतनी जो है वो नहीं है ताकत कि वो उसको कवर कर सके तो वो सारी बॉडी पे भी फैल सकता है। तो इवन दाढ़ी को भी जो बाल है उसको भी मुतासिर है? जी बिल्कुल। आईब्रोज हो जाते हैं, आई लैशेज हो जाते हैं, दाढ़ी हो जाती है, उनके बॉडी पे भी आ जाता है। सही। तो हम इसको कितनी जल्दी ट्रीट कर सकते हैं? जैसे कि आपने कहा एक कॉइन की शक्ल में होता है या ओवल की शक्ल में होता है। जब हमें पता चले कॉइन की शक्ल में, तो बहुत सारे लोगों को मैंने खुद देखा है, उनका होता है कैस्टर ऑयल और सुरमा मिक्स करके अगर लगा लिया जाए ना तो ये अच्छे से ट्रीट हो सकता है। अच्छा, जो कैस्टर ऑयल और सुरमा वाला रेमेडी है ना, उसमें ऐसा कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो हैं इसके लिए लहसुन या प्याज का वो यूज़ करते हैं। लहसुन और प्याज असल में होता है इरिटेंट होता है। जब वहाँ पे इरिटेशन होती है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो होती है वो ये जो ऑटो इम्यून प्रोसेस होता है वो हॉल्ट हो जाता है। वो रुकने की वजह से वहाँ पे रीग्रो होना शुरू हो जाती है ड्यू टू दैट इरिटेशन।
इरिटेंट्स जो हैं वो इसके लिए बड़ी सदियों से यूज़ हो रहे हैं एलोपेशिया एरियाटा को काउंटर करने के लिए। और बाज़ लोग जो हैं हुक्मा हैं या जो है कोई ये तिब्बे यूनानी वाले हैं, वो इसको बड़ी देर से यूज़ कर रहे हैं इरिटेंट्स को, वो इरिटेंट्स को अप्लाई करते हैं और इरिटेंट्स की वजह से जो एलोपेशिया एरियाटा है वो कवर हो जाता है। सही हो गया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप खुद भी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उससे पहले मैं आती हूँ पीआरपी की तरफ। जी जी। पीआरपी जो आजकल लोग करवा रहे हैं, जिनके आपको लग रहा है कि थोड़े से बाल कम हो रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हल्के से यहाँ से बाल कम हो रहे हैं, तो दोबारा पीआरपी करवाएंगे तो दोबारा से आना शुरू हो जाएंगे। पीआरपी जैसे कि आपने कहा एलोपेशिया के लिए बेहतर हैं, या जिनको लग रहा है कि उनके बाल पतले हैं, उस तरह से हेल्दी नहीं है, ये उन लोगों के लिए? एलोपेशिया एरियाटा में एज सच पीआरपी का कोई इतना ख़ास रोल नहीं है। ओके। एलोपेशिया एरियाटा में एक्चुअली जो रोल है वो डिफरेंट उसके साथ चीज़ें कंबाइन की जाती हैं। कुछ टॉपिकली लगाने के लिए जो है या तो मैंने जैसे कहा इरिटेंट्स यूज़ होते हैं, या जो है फिर टॉपिकली कुछ स्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं, या पीआरपी के साथ मिक्स करके स्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं। पीआरपी एक्चुअली जो है वो ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो कि आपके हेयर्स को थोड़ा सा उसका जो लाइफ है वो बढ़ा देते हैं। अगर बाल पतला है तो उसको वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, उसका 2-4 साल का उसका सर्वाइवल बढ़ा देंगे। उसकी एनाजन फेज़ जो होती है, जो कि हेयर की ग्रोइंग फेज़ होती है, उसको बढ़ा देते हैं पीआरपी। पीआरपी का अगर कोई कहे कि इसमें ज़्यादा रोल है एलोपेशिया एरियाटा में, तो आई थिंक सो ही शुड थिंक अबाउट द पैथोलॉजी, कि उसकी पैथोलॉजी क्या है। उसकी पैथोलॉजी ऑटो इम्यूनिटी है, तो ऑटो इम्यूनिटी को आपने कम करने के लिए उसके अंदर अगर जब तक आप कोई स्टेरॉयड यूज़ नहीं करेंगे तब तक जो है उसका इफ़ेक्ट नहीं आने वाला। स्टेरॉयड जो है वो ओरल का भी इफ़ेक्ट बड़ा अच्छा है, लेकिन जो हम स्कैल्प के ऊपर लगाते हैं पीआरपी के साथ मिक्स करके या विदाउट पीआरपी, उसके इफ़ेक्ट्स उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक हो गया। तो इसको हम स्टार्टिंग में कैसे ट्रीट करते हैं? स्टार्टिंग में तो देखें, सबसे पहले जैसे मैंने कहा इरिटेंट्स यूज़ करते हैं। इरिटेंट्स में हमारे पास जैसे लोग घर पे यूज़ करते हैं, मैंने बताया जैसे लहसुन, प्याज, अदरक वगैरह, उसको वो ऊपर मसाज करते हैं। फिर उनका अनियन ऑयल वगैरह यूज़ कर लेते हैं। फिर इसके अलावा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कैप्सिकम, कैंथेरेडीन वगैरह एक स्प्रेड की सूरत में आता है, ये कंपाउंड हम फॉर्मुलेट करवाते हैं, वो हम लोग यूज़ करवाते हैं। उसके अलावा हम उसमें साथ में जो है अगर थोड़ा एरिया है तो टॉपिकली हम लोग ऊपर लगाने के लिए स्टेरॉइड्स लगवा देते हैं। वो स्टेरॉइड जो हैं जब उस प्रोसेस को सारे को हॉल्ट करते हैं तो हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और उसके अलावा अगर खाने के लिए देते हैं तो वाइटामिन्स, और अगर हमें पता है कि अभी ये प्रोग्रेशन में है तो हम ओरली स्टेरॉइड्स भी यूज़ करवा देते हैं, और उसके अलावा ओरल जो है इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी यूज़ करवा देते हैं। ठीक हो गया। तो इससे बचने के लिए हम कह सकते हैं प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं? जैसे कि अपने का जेनेटिकली भी हो सकता है ये, और उस तरह से भी, तो हम इससे बच कैसे सकते हैं? वाइटामिन्स वगैरह लेकर या फिर बालों की हिफाजत करके? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखा गया है कि ये जो एलोपेशिया एरियाटा जो है ये स्ट्रेस की सूरत में बहुत ज़्यादा आता है। स्ट्रेस जो होता है वो किसी किस्म का मेंटल स्ट्रेस हो गया, उसमें बहुत सारे लोगों में ऑब्ज़र्व किया गया है कि ये जैसे ही स्ट्रेस वाला एपिसोड आता है तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जैसे ही स्ट्रेस जो है वो कम होता है तो ये खुद ब खुद ही बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो इसको बाज़ औक़ात स्ट्रेस के साथ भी कोरिलेट किया जाता है। स्ट्रेस अच्छा मेंटल स्ट्रेस ही नहीं है, उसके अलावा जो है कोई और स्ट्रेस, जैसे कोई बीमारी हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल डेंगू हो गया या कोविड हो गया या एंटेरिक फीवर हो गया, उसमें भी देखा गया है कि उसके दौरान या उसके बाद भी इसका जो है एक फ़ेज़ आता है जब बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे होते हैं। तो उसमें फिर हमें दो चीज़ों में जो है डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। इस वजह से वहाँ पे एक माहिर डॉक्टर का होना ज़रूरी है, डर्माटोलॉजिस्ट का होना, कि वो टीलोजिन इफ्लूवियम एक हेयर लॉस की टाइप है, वो भी ड्यू टू स्ट्रेस होता है, उसमें डिफ्रेंशिएट करना और एलोपेशिया एरियाटा में डिफ्रेंशिएट करना, वहाँ पे फिर काम आता है डर्माटोलॉजिस्ट का। जब हम इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो फिर उनके मुताबिक हम ट्रीट करते हैं। जैसे टीलोजिन इफ्लूवियम है, उसमें आपने कुछ नहीं करना, उसमें आपने सिंपल वाइटामिन्स देने हैं पेशेंट को। और जो एलोपेशिया एरियाटा है, अगर ये शुरू हो जाता है तो इसमें आपको टॉपिकली भी स्टेरॉइड देने हैं, ओरली भी स्टेरॉइड देने हैं, और उसके अलावा स्टेरॉइड्स को आपने कैसे यूज़ करना है, जैसे हमने आगे भी पहले एक दफ़ा बात की थी कि स्टेरॉइड हाई डोज लोग स्टेरॉइड्स दे देते हैं, बाद में बैलून की तरह मुंह फुला के पेशेंट आ जाता है। वो हमने इतना ज़्यादा नहीं देना, उसका थोड़ा सा देना है। जब हमारी बॉडी में कोई भी स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी भी स्क्रीट करती है स्टेरॉइड, लेकिन उसके मुताबिक हमने बॉडी को थोड़ा सा उसमें मदद देनी है कि हम स्टेरॉइड बाहर से ऐड करेंगे तो बॉडी उस जो कंडीशन है उससे लड़ेगी, और जब जैसे ही हमें वो उसका इफ़ेक्टिव रोल मिलता है तो हमने स्टेरॉइड को विड्रॉ करना है,
उसको हमने टेपर करना है, आहिस्ता आहिस्ता से हमने उसको छुड़वाना है, फिर जो है कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी के पास जाते हैं और वो आपको स्टेरॉयड जाते ही कोई काफ़ी सारी डोज में खिला देता है, तो उसके 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद क्या होता है कि बंदे का हेयर फॉल तो रुक जाता है, उसके बाल तो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसका ये होता है कि 2-3 महीने के बाद उसका बैलून की तरह का मुंह बना होता है, बॉडी उसकी फूली होती है, पुशिंग वाइड उसको फेसेस कहते हैं, वो उसके बनना शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ एक्चुअली इंडिजिश जो उसका है आप गलत इस्तेमाल करते हैं स्टेरॉयड का, या उसके हाई डोज इस्तेमाल करते हैं, एक्सेसिव यूज़ करते हैं, तो फिर उसकी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उसको लो डोज रखें या जब आपको ज़रूरत है तब आप उसको थोड़ा बहुत उसकी या पल्सेस दे दें, उसको ज़्यादा दे दें, तब उसमें ऐसे सच साइड इफ़ेक्ट्स नोट नहीं किए गए। ठीक है डॉक्टर शहबाज, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसा कि हम जिक्र करते हैं कि शैम्पू का इस्तेमाल जो है ना वो हमें बेहतरीन करना चाहिए देखकर। अब बहुत ज़्यादा एक तरह से अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है कि आपने कौन सा शैम्पू यूज़ करना है कौन सा नहीं। शैम्पू एक अरसे तक सेम इस्तेमाल करने से या फिर अच्छा शैम्पू ना इस्तेमाल करने की वजह से भी बालों के मसाइल पैदा होते हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, आजकल बड़ी हाइप है मार्केट में, इसके ऊपर रिसर्चेस भी हैं कि शैम्पूज़ जो हैं वो इवन के जो है वो स्कैल्प का बेड़ा गर्क कर देते हैं कि उससे हेयर लॉस भी हो रहा है, स्पेसिफिक नेम्स भी आ रहे हैं शैम्पूज़ जी, उसमें हेयर लॉस भी हो रहा है। और उसके अलावा शैम्पूज़ जो हैं वो इवन के ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो कुछ स्किन कैंसर्स हैं उनकी भी वजह बन रहे हैं। उसमें ख़ास तौर पे SLS यानी कि सोडियम लॉरल सल्फेट कंटेनिंग जो शैम्पूज़ हैं उनको ब्लेम किया जा रहा है। तो जहाँ तक जो हम लोगों की स्टडीज़ हैं उसमें ये है कि अगर तो आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, जैसे फॉर एग्जांपल सैब्रिक डर्माटाइटिस है, आगे मौसम आ जाना है सैब्रिक का, उसमें आपकी स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा जो है वो डैंड्रफ हो जाती है, रेड पैचेस बन जाते हैं, इची हो जाती है स्कैल्प, उसके लिए स्पेसिफिक जो हैं शैम्पूज़ हैं, लाइक कीटोकोनाजोल कंटेनिंग शैम्पूज़, सेलेनियम सल्फाइड कंटेनिंग शैम्पूज़, जिंक पायरीथायोन कंटेनिंग शैम्पूज़, तो वो तो आपने उस कंडीशन के हिसाब से यूज़ करने ही करने हैं, उनके बगैर गुजारा नहीं है। क्योंकि जब तक आप उसको रूट कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे, उस बीमारी को ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक आपके हेयर्स जो हैं वो ठीक नहीं होंगे। हेयर्स में इन्फ्लेमेशन होगी, अल्टीमेटली उन्होंने फॉल होना है या उन्होंने बारीक होना है, तो वहाँ तक तो शैम्पूज़ का रोल है। लेकिन अगर आप डेली यूज़ की बात करते हैं तो डेली यूज़ में कोई ऐसा ख़ास रोल नहीं है, इनका सिर्फ क्लींजिंग तक रोल है। जो हमारे बालों की जड़ों में मट्टी वगैरह, गर्दो गुबार वगैरह पड़ जाती है, वहाँ तक रोल है। जी, तो उसकी सफाई के लिए शैम्पूज़ आर नेसेसरी, लेकिन उनको ऐसा करना चाहिए कि 2-3 महीने के बाद शफल करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है फिर उसको यूज्ड हो जाती है और उसकी इफेक्टिवनेस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसको 2-3 महीने के बाद एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में स्विच कर लेना चाहिए हमें। तो जैसे कि आपने अभी जिक्र किया, जैसे हम कह रहे हैं कि इन शैम्पूज़ को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और इनको हटकर इस्तेमाल करना चाहिए, तो मेजर जो आम घरों में ग्रोसरी के साथ इवन शैम्पूज़ आते हैं, क्या वो यूज़ करना दुरुस्त है बालों के लिए? देखिए, सारी दुनिया में वही यूज़ हो रहे हैं, सारे ब्रांड्स जो हैं, हेड एंड शोल्डर्स हो गया, पेंटीन हो गया, किसी का भी नाम ले लें, लाइफबॉय जो भी हो गया, सारी दुनिया में वो यूज़ हो रहे हैं और सारी दुनिया में वही ब्रांड्स हैं। तो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनकी रिसर्च बेस्ड वो सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो बड़े अरसों से यूज़ हो रही हैं, तो वो यूज़ करना चाहिए। और उसके अलावा कुछ हर्बल जो शैम्पूज़ आते हैं, आमला सिका, जी, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रांड्स बना रहे हैं जो कि आमला, रीठा और शिकाकाई वगैरह उनको मिक्स करके बना रहे हैं, तो दे आर वेरी इफ़ेक्टिव। उसमें वो स्कैल्प को जो है बड़ा अच्छा क्लीन कर देते हैं और दे क्लेम कि वो उसको हेयर ग्रोथ में भी उनका कोई रोल है, तो वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर, लेकिन मैं जितने भी लोगों को सुनती हूँ कहते हैं कि हाँ सल्फेट फ्री यूज़ करना चाहिए, ये नहीं यूज़ करना चाहिए, स्पेसिफिक ब्रांडेड शैम्पूज़ के हमें नाम लिख कर दिए जा रहे हैं। तो ये बड़ा आसान है, ग्रोसरी के साथ शैम्पू आए तो वो इस्तेमाल कर लिए तो ईजी रहता है ये। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि हमने शैम्पूज़ का जिक्र किया, हमें कहा जाता है कि बायोटिन या जिंक जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए डेली लाइफ में, उसके लिए बालों की और जो नाखूनों की ग्रोथ है वो बेहतर रहती है उसके लिए। लेकिन कहा जाता है, क्लेम किया जाता है कि बायोटिन की ऐसे ज़रूरत नहीं है हमारे जिस्म को। बहुत ज़्यादा लोग जो है एक्सेसिव यूज़ करते हैं, उसके बाद एक्नी उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। जो बायोटिन एक्सेसिव है, कोई भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो हम एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं, वो घंटे 2 घंटे में हमारे पेशाब पे तो फ्लश हो जाता है। ठीक है, जब तक उसकी कोई डेफिशिएंसी नहीं होती आपने वो यूज़ नहीं करना। बालों को सिर्फ बायोटिन और जिंक नहीं चाहिए, बालों को उसके अलावा और मल्टी विटामिन्स भी चाहिए और उसके अलावा बालों को प्रोटीन बहुत ज़्यादा चाहिए।
तो हमारा खाने की तरफ कम तवज्जो है, हमारा बायोटिन की तरफ ज़्यादा तवज्जो है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा गोश्त शुरू कर दें, मीट शुरू कर दें, तो उसमें हमारी बायोटिन की भी जो है वो कमी पूरी हो जाएगी, और उसके अलावा हमारा जो ये रिक्वायर्ड प्रोटीन्स हैं वो भी हमारी बॉडी को मिलना शुरू हो जाएंगी फॉर हेयर ग्रोथ। ठीक है डॉक्टर शहबाज, मेरा अपनी तरफ से एक सवाल है आपसे, कंडीशनर क्या जो बालों के लिए ज़रूरी है, या फिर ये एक्स्ट्रा कह सकते हैं हम, जैसे लग्जरी लगा लीजिए, जिन लोगों को तसल्ली नहीं होती, जिनके ड्राई रफ बाल होते हैं? अच्छा, ड्राई रफ बालों को थोड़ा बहुत तो मॉइस्चर चाहिए होता है, उसमें कंडीशनर आप यूज़ कर लें, या जो है जो सदियों से चले आ रहे हैं कोई अच्छा सा ऑयल यूज़ किया जा सकता है एज ए कंडीशनर। वो असल में उसका जो बाद में स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं या आपके बाल जो हैं रफ़ हो जाते हैं, उनके लिए दे आर रिक्वायर्ड। चूँकि हमारी असल में लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, हम लोगों ने या तो हम लोगों ने हीट से स्ट्रेटनर से उसको स्ट्रेट करना है, या केमिकल्स से हम लोगों ने उनका कलर चेंज करना है, तो अल्टीमेटली हमारे बालों पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा बहुत कंडीशनर ज़रूर चाहिए होता है। लेकिन कंडीशनर कोई ब्रांडेड की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कोई जो है अच्छा सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं एज अ कंडीशनर। और इसके अलावा अगर आप फिर भी कोई भी ब्रांड का यूज़ करना चाहें, उसको थोड़ी देर अप्लाई करें, उसके बाद आप उसको छोड़ भी सकते हैं। नुकसान नहीं है उसका? जी, नुकसान नहीं, फ़ायदा ही है। अगर तो आप मॉइस्चर देता है हल्का सा। जी, अगर आप लोग बहुत सारा, असल में ये जो है ना, कॉन्सेप्ट ये है कि ये वाला जो बाल है हमारा, जो कि स्कैल्प से ऊपर आ गया, जिल्द से जो ऊपर आ गया, एक्चुअली दिस इज़ द डेड पार्ट। इसका कोई नरिशमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नरिशमेंट जो हमने करनी है वो स्कैल्प के अंदर अंदर वाले की करनी है, तो उसके लिए हमें अच्छा खाना पड़ता है और पैसा लगाना पड़ता है खुद पे। स्कैल्प को हमने केयर करना है, इसकी केयर के लिए हमें कोई इतना ख़ास ज़रूरत नहीं है। इसके साथ हम पंगे ज़्यादा लेते हैं कि इसको हमने कलर भी करना है, इसको हमने वो स्ट्रेट भी करना है, ड्राई भी करना है। तो इनको फिर अगर आपने इन लोगों के इनके बॉन्ड्स जो हैं उनको आपने वो देर तक चलाना है, तो उसके लिए हल्का फुल्का कंडीशनर आपको करना पड़ेगा। ठीक हो गया डॉक्टर शहबाज, हमारे पास लास्ट 3 मिनट्स हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि हम कहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया जाए, हेयर ट्रांसप्लांट इटसेल्फ एक टॉपिक है जिस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये सेफ़ है और पाकिस्तान में हमें ये करवा लेना चाहिए? बहुत से लोगों को देखा है, स्पेशली टर्की जाते हैं वो इस चीज़ को करवाने के लिए, कहा जाता है वहाँ पर बहुत माहिर बैठे हुए हैं, तो अगर पाकिस्तान में एग्री करवाना चाहे तो क्या उनको करवा लेना चाहिए? देखिए, टर्की में वो असल में कुछ और भी साथ में लग्जरीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे टूर्स वगैरह, या वो जो है उनके कुछ और मुकामात। अच्छा, ये सारा साथ होता है उसके? जी, पैकेज के साथ होता है, तो इस वजह से लोग उधर चले जाते हैं। हालांकि दैट इज़ मच एक्सपेंसिव दैन पाकिस्तान, इससे कई डबल ट्रिपल उसका रेट हो जाता है। और दूसरी बात रही कि एक्सपर्टीज़ की, एक्सपर्टीज़ टर्किश आप बिलीव नहीं करेंगे, एक टाइम था कि टर्किश जो है वो पाकिस्तान सीखने आते थे हेयर ट्रांसप्लांट जो है। हमारे जो यहाँ पे क्वालिफाइड जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स हैं वो अमेरिकन क्वालिफाइड हैं, इसके अलावा वो जो है यूरोपियन क्वालिफाइड हैं, वही जाके जो है बाहर भी कर रहे हैं। कई पाकिस्तानी भी ट्रांसप्लांट सर्जन्स हैं जिनका मैं नेम ले सकता हूं, जो कि जो है वो अमेरिका भी जाते हैं पढ़ाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और वो इवन के यूरोप में भी पढ़ाने जाते हैं। टर्की में भी पिछले साल जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जाके उन्होंने जो है पढ़ाया था। तो पाकिस्तानी जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स हैं, दे आर नॉट लेस देन एनीवन। उनका जो नाम है माशाल्लाह वो सारी दुनिया में है। अगर आप उनको कोट करें तो दुनिया के जो बेस्ट सर्जन्स हैं वो उनको अपने रेफरेंस के तौर पे कोट करते हैं। तो और दूसरी बात ये, दिस इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव सर्जरी जिसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है, और कॉस्मेटोलॉजी का ऐसा प्रोसेस है, प्रोसीजर है जिसके वाकई ही रिजल्ट आते हैं। हम लोग हेयर रिमूवल लेज़र करते हैं, उसका कोई पता नहीं होता, लेकिन अगर जो है हेयर ट्रांसप्लांट का पेशेंट आता है, मैं उसको इवेल्यूएट पहले करता हूँ। जब मैंने इवेल्यूएट कर लेता हूँ, मैं उसको बता देता हूँ जी कि आपके हेयर रीग्रोथ के चांसेस हैं कि नहीं हैं। जब उसके मुझे पता है कि उसका स्कैल्प, उसका डोनर एरिया अच्छा है, तो मुझे पता है उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ही इज़ अ नॉन स्मोकर, ही इज़ अ नॉन डायबिटिक, फिर तो बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन स्मोकर और डायबिटिक में भी अगर उसका हेयर फॉलिकल पीछे से जहाँ से लेना है डोनर एरिया में, अगर वो अच्छा है तो आगे जब लगाएंगे तो लिटरली वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो इस वजह से हेयर ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में ही करवाएं, और लेकिन किसी 2-3 जगहों से ना फिर लें। हम हर चीज़ की विंडो शॉपिंग करते हैं,
लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट की दफ़ा ना हम लोग सस्ते पे जो है ना मर जाते हैं, 40,000 50,000, बिल्कुल। और वो टेक्नीशियंस होते हैं जिसको ये नहीं पता होता कि स्टरलाइजेशन क्या है। आप करवाने जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट, हेपेटाइटिस बी, सी और HIV लेके आप घर आ जाते हैं। माज़अल्लाह, जी। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। और मैं भी यही मेंशन करना चाहूँगी, जैसा कि उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ में फ़र्क करना चाहिए हम किससे इलाज करवा रहे हैं। अगर स्किन का कोई भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं कि आप टेक्नीशियन के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये चीज़ें रखना माइंड में बहुत ज़रूरी है और इसको लाजमी चेकआउट करवाएं कोई भी प्रोसीजर करवाने से पहले। इसी के साथ ही मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।